नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में हम अपने जीएसटीआर-1 में कैसे हम पेमेंट कर सकते हैं जीएसटी में, या जीएसटीआर-1 में हम सेल्स को कैसे दिखा सकते हैं, चाहे वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म का कोई भी केस हो या फिर जीटी के केस में भी हम जीएसटीआर-1 में अपने इनवॉइस को कैसे शो कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या क्या कंडीशंस होती है, कितनी परसेंट हमें जीएसटी भरना होता है, कैसे हमें जीएसटीआर वन में भरना होता है, ये सारा हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले अपने जीएसटीआर-1 जो भी मंथ का है वो ओपन कर लेना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको जीएसटीआर-1 से दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हम मार्च मंथ में जाते हैं, ठीक है। आप एक जीटीए हैं, आप एक गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, या आप नॉर्मल आरसीएम में भी आपको पे करना है। तो आपको कौन से इसमें जाना है, टेबल नंबर 4B में जाना है, मतलब इस वाले इसको क्लिक करना है, 4A को। ऐड रिकॉर्ड पे जाना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ऐड रिकॉर्ड पे गए और आपको क्या करना है, सिंपली अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म कर देना है। इस केस में क्या होगा कि आपको अपने जेब से यहाँ पे आरसीएम आपको खुद पे नहीं करना है। जो सर्विस रिसिपेंट होगा, जिसका जीएसटी नंबर आप यहाँ डालेंगे, वो सर्विस रिसिपेंट आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी पे करेगा। आपको सिर्फ जीएसटीआर-1 में B2B मतलब रजिस्टर्ड पर्सन के इनवॉइस यहाँ पे दिखाने हैं। समझ में आ गई बात? तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने जो आरसीएम में जो भी सप्लाई अपने आरसीएम में किया, लेट्स सपोज हम जीटीए हैं, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, और हमने सप्लाई किया है रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है। तो उसका जीएसटी नंबर डालेंगे, इनवॉइस नंबर डालेंगे, और यहाँ पे हम हमेशा नेट वैल्यू डालेंगे। लेट्स सपोज नेट वैल्यू 10,000 है ना, तो इनवॉइस वैल्यू भी 10,000 होगी, ठीक है। और इनवॉइस नंबर आप डाल दीजिए, ये नंबर डाल दीजिए, प्लेस ऑफ सप्लाई आप डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में भर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 10,000 ही लिखना है आपको, मतलब समझ रहे हैं ना, आपको नेट वैल्यू ही लिखना है। ये आपको समझ आएगा होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में आपको क्या करना है, B2B वाले केस में ये टिक जरूर करना है। टिक करने के बाद आपको जीएसटी नंबर डालना है, इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस डेट डालना है, इनवॉइस वैल्यू डालना है जो कि नेट वैल्यू ही होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई डालना है। और यदि आप नॉर्मल आरसीएम में है तो जो भी रेट आपको चूज़ करना वो रेट में कर सकते हैं, लेकिन जीटी के केस में थोड़ा अलग होता है। वो हम पहले थ्योरी समझते हैं, फिर यहाँ पे कैसे करेंगे वो भी। जीटीए में यदि आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म विदाउट आईटीसी वाला ऑप्शन अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें 5% के हिसाब से टैक्स लगता है, तो आपको यहाँ पे 5% में लिखना है। यदि आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हैं, मतलब 12% वाली कैटेगरी को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको भी मिलेगा, और जिसके नाम पे आप बिल चढ़ा रहे हैं सर्विस रिसिपेंट को, उसको भी आईटीसी मिलेगा, तो उसको नॉर्मल में डालना, उसको रिवर्स चार्ज टिक नहीं करना है। तो पहले हम ये तो आप समझ गए कि रिवर्स चार्ज कैटेगरी, नॉर्मल कैटेगरी B2B में आपको रिवर्स चार्ज यहाँ डालना है। सबसे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि नेट वैल्यू ही टोटल टैक्सेबल इनवॉइस में लिखना है यदि रिवर्स चार्ज के अंतर्गत भर रहे तो, ठीक है। अब जीटीए की बात कर लेते हैं। जीटीए के केस में क्या होता है, पहले आप प्रोविज़न समझ लीजिए, तो फिर आपको वहाँ पे कैसे लिखना वो समझ में आ जाएगा। हम बात करते हैं जीटीए की। जीटीए के पास में 2 ऑप्शन होता है, ठीक है। एक तो 5% टैक्स वाला स्कीम, और एक है 12% टैक्स वाली स्कीम, ठीक है। 5% वाली टैक्स स्कीम का नाम है आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। इसमें क्या होता है, आईटीसी आप नहीं मिलेगा आपको, मतलब जीटीए को आईटीसी क्लेम जीटीए नहीं कर सकता अपने परचेज पे, और इसकी पेमेंट की लायबिलिटी सर्विस रिसिपेंट की होगी, मतलब जिसको आप सर्विस दे रहे हैं आप नहीं पे करेंगे, आप सिर्फ अपने जीएसटीआर-1 मैंने जो बताया यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ अट्रैक्ट रिवर्स चार्जेस, टोटल वैल्यू लिखना है, बाकी डिटेल लिखनी है, और 5% में आपको ये लिख देना है, ठीक है। ये 5% अमाउंट कौन पे करेगा, मतलब 500 रुपये जो 10,000 रुपये में आ रहा है 5%, ये सर्विस रिसिपेंट पे करेगा, और ये उसके कैश लेजर में अवेलेबल हो जाएगा, और ये कैश को वो यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये आरसीएम में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा 5% वाला, और पेमेंट की लायबिलिटी सर्विस रिसिपेंट की है। यदि 12% वाला ऑप्शन अडॉप्ट कर रहे हैं
तो फिर क्या होगा, आपको नॉर्मल केस माना जाएगा। आप आरसीएम में वगैरह नहीं आए, आप नॉर्मल में आ गए, तो आप नॉर्मल B2B इन्वॉइस चढ़ाएंगे, B2B इन्वॉइस चढ़ाएंगे GSTR 1 में, ठीक है, सिंपल सी बात है। और जो आपका सर्विस रिसिपेंट होगा, सर्विस रिसिपेंट को पूरा ITC मिल जाएगा 12%। और आपकी भी परचेज में जो ITC होगा, मतलब जो क्लेम ITC आप कर रहे हैं उसको यूटिलाइज कर सकते हैं 12% डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये 2 कैटेगरी है। अब GTA कौन होता है? GTA अ पर्सन हु सप्लाई अ गुड्स बाय रोड एंड इशू अ कंसाइनमेंट नोट, मतलब कंसाइनमेंट नोट या बिल्टी जो इशू करता है वो GTA कहलाता है। अदर देन जो इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर होते हैं जिनके पास 1, 2, 3 या 5 ट्रक होते हैं, जो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते, वो GST से एग्जेम्प्ट है। या जो इनलैंड वाटरवेज से गुड ट्रांसपोर्ट करते हैं वो भी एग्जेम्प्ट है। और बहुत सारे एग्जेम्प्ट कैटेगरी है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो वो वीडियो आप थियोरिटिकल पार्ट के लिए रेफर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट के लिए देखे जाए तो RCM GT के RCM में ये चीज़ है। अब ये तो बात मैंने यहाँ बता दी, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आपको GT के केस में यदि आप RCM अडॉप्ट करते हैं 5%, तो आपको सीधे GSTR 1 में जाना है, B2B में जाना है, अट्रैक रिवर्स चार्ज में जाना है, रिसिपेंट का GST नंबर लिखना है, इन्वॉइस नंबर लिखना है, इन्वॉइस वैल्यू लिखना है, नेट वैल्यू लिखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना है, और 5% में नेट वैल्यू लिख देना है और कर देना है। आपके जेब से पे नहीं करना है। ये जो GSTR 1 आप जो दिखाओगे उसके 3B में डायरेक्ट लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, किसकी? सर्विस रिसिपेंट की, और वो पे करेगा, आपके 3B में लायबिलिटी नहीं आएगी। ये कंडीशन कौन सी होगी हमारी सर? ये कंडीशन होगी हमारी RCM 5%। और सर RCM यदि हम 12% वाला अडॉप्ट करें तो वो RCM है ही नहीं सर, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप नॉर्मल इन्वॉइस यहाँ लिखेंगे, उसका GST नंबर, इन्वॉइस वैल्यू, और यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू लिखेंगे। मतलब 10,000 का बिल था ना, अब 12% इस पर लगाएंगे तो यहाँ आएगा 11,200, ना कि 10,000। और नीचे जो आएगा वो 10,000, उसमें जो टैक्स आएगा वो, और ये आपको सीधे जो है इसका 1,200 रुपये आपको भरना पड़ेगा। इसके लिए आप ITC यूटिलाइज कर सकते हैं, और सामने वाले को जो आपका जो बिल चढ़ा है सेल्स, उसके लिए परचेज होगा, वो भी ITC ले सकता है। ये सिंपल प्रोसेस है। तो ये हो गई नॉर्मल। हमने RCM की भी बात कर ली कि RCM, कोई भी RCM हो जिसमें आपकी लायबिलिटी बनती है, ठीक है, कोई भी RCM सप्लाई है तो आप यहाँ से उसको डाल सकते हैं जिसमें सर्विस रिसिपेंट को पे करना हो, ठीक है। ऐसा RCM जिसमें सर्विस रिसिपेंट को पे करना, आप यहाँ डालेंगे तो उसको दिखेगा, वो पे कर देगा। और ऐसा कोई RCM जिसमें आपकी लायबिलिटी बनती है, आप सर्विस रिसिपेंट है, तो सामने वाला अपनी GSTR 1 में दिखाएगा, तो आपके 3B में दिखेगा, तो आपको ऑटोमेटिक 3B में मिल जाएगा जिसमें आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। अब बात आती है B2C के केस में क्या होगा। यदि आप B2C के केस में आप देखेंगे तो B2C के केस में हम क्या करेंगे, हम सीधे अपने 3B में एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे हम सीधे ऑप्शन डालेंगे जिसमें हमारी लायबिलिटी पे करने की है, तो हम अपनी डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन सर्विस रिसिपेंट की जहाँ लायबिलिटी आती है वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, हम वहाँ पे इन्वॉइस नहीं डाल सकते। सर्विस रिसिपेंट ही अपना इन्वॉइस वहाँ पे डालेगा। या तो चाहते तो हम 3B में सिर्फ हम नेट अमाउंट लिख देंगे और टैक्स अमाउंट नहीं लिखेंगे, उसका भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसको तो दिखेगा नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि अनरजिस्टर्ड में सर्विस, हम यदि अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करते हैं तो RCM का उसमें आएगा नहीं, क्योंकि रिसिपेंट तो देने वाला है नहीं है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपके GSTR 1 में कैसे कर सकते हैं। तो फास्ट मोड पे हम रिवाइज कर लेते हैं कि RCM और GT के केस में यदि हमने 5% वाला ऑप्शन ड्रॉप किया है जिसमें हमें ITC नहीं मिलता है, और हम GSTR 1 में B2B में RCM अट्रैक रिवर्स चार्ज में क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेट वैल्यू लिखेंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और भर देंगे। इसमें सर्विस रिसिपेंट इस अमाउंट का पेमेंट करेगा, हमें पे नहीं करना है। यदि 12% वाला ऑप्शन है तो इसको क्लिक नहीं करना है, नॉर्मल वे में करना है और हमें इसका पे करना है। हम इसको पे करने के लिए ITC का भी उपयोग कर सकते हैं और सामने वाले को भी इसका ITC मिलेगा। ये हो गई रजिस्टर्ड पर्सन की बात। यदि हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं या सप्लाई करते हैं कोई भी ये चीज़, तो सीधी सी बात है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन तो कहीं से लायबिलिटी डिस्चार्ज करने वाला है नहीं है। तो उसके लिए 2 ऑप्शन है, मतलब लीगली देखे जाए तो यहाँ पे कहीं कोई ऑप्शन नहीं। 2 ऑप्शन मैं सजेशन आपको देता हूँ कि आप अपने से उसका टैक्स पे कर दो 5% रिवर्स चार्ज में, सीधे आप 3B में जाके टैक्स पे कर सकते हैं, ठीक है। इधर B2B में आप दिखा दो, 3B में पे कर दो,
एकमात्र ऑप्शन है, या अदरवाइज पे मत करो। लेकिन पे करने वाला ऑप्शन ज़्यादा सेफर साइड है यदि आप जीटीए करके आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है। यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और नॉर्मल यदि आप बिजनेसमैन हो और आरसीएम में पे करना है बोल रहे हैं, यदि आप सर्विस रिसिपेंट है तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने बिल चढ़ाया होगा जीएसटीआर 1 में, तो आपके जीएसटीआर 3 में ऑटोमेटिक आपको दिखेगा, तो आप वहाँ से आपको लायबिलिटी पे मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। तो ये मैकेनिज्म ही ऐसा है कि आपको पे करना है तो आपके 3B में दिख जाएगा, और किसी को पे कराना तो आप अपने जीएसटीआर 1 में आरसीएम में दिखाओ तो सामने के वाले के 3B में दिख जाएगा। तो सीधा सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक बार और वो 3B वाला मैं थोड़ा ड्राइंग करके बता देता हूँ, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसा होता है कि आरसीएम में सर्विस रिसिपेंट ही पे करता है, ठीक है, सर्विस रिसिपेंट पे करता है। अब किसी सर्विस के हम यदि सर्विस प्रोवाइडर हैं तो हम अपने जीएसटीआर 1 में उस सामने वाले का आरसीएम में इनवॉइस डाल देंगे B2B में, तो उस सर्विस रिसिपेंट को अपने 3B में लायबिलिटी दिखेगी आरसीएम की, तो वो आरसीएम की लायबिलिटी पे कर देगा। ये हो गया जीटीए का भी केस और नॉर्मल। दूसरा क्या होता है कि हम जीटीए हैं लेकिन हमने रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दिया है, एक कंडीशन ये हो सकती है। तो हम क्या करें सर, तो आप क्या करो, B2C में उसको दिखा दो और 5% टैक्स भर दो आपकी तरफ से। अब आपको ना तो इसमें ITC मिलने वाला है, ना तो आपको इसको यूटिलाइज़ कर सकते। लेकिन ये बंदा जो 5% पे करेगा ना सर्विस रिसिपेंट, ये इसके कैश लेजर में चले जाएगा और इसको ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैकेनिज़्म ऐसे सर्विस प्रोवाइडर लायबिलिटी क्रिएट करके दिखाता है और सर्विस रिसिपेंट के 3B में वो चीज़ दिखती है और सर्विस रिसिपेंट उसको पे कर देता है। ये नॉर्मल रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म वर्क करता है ऐसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो स्पेशली जीटीए करके रजिस्टर्ड है ना, तो इसमें आपको HSN नंबर भी 1 में डालना ज़रूरी है, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट नंबर भी एक ऑप्शन रहता है। जो जीटीए में रजिस्टर्ड है तो डॉक्यूमेंट नंबर भी आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जीटीए नहीं है केस जो मैं समझा रहा हूँ तो नहीं दिख रहा, लेकिन जीटीए के केस में यहाँ कहीं डॉक्यूमेंट नंबर दिखेगा, वो भी आपको डालना होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट नंबर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस नंबर, ये सारी चीज़ें होती है इसमें, ठीक है।